So, as sir explained, I am Rajesh Bhatia. I come from ITI Mutual Fund. You know, I see a lot of young faces. मैं तो बोलता हूँ आप लोग को you are so lucky because if one thing you take away from this meeting is you should know that you are at the right place at the right time. This is the opportunity to grab. अगर ये सिर्फ आप समझ जाए ना, आपके दिमाग में ये चमक जाए तो ये बड़ी बात होगी. You are at the right place at the right time. Why am I saying this? भारत देश ने 1979 से, आप BSE सेंसेक्स देखते हैं 70,000 प्लस है आज की तारीख में. उसका बेस था 1979 जब 100 के आंकड़े पर था. आज 70,000 प्लस पर है. आप उसको कंपाउंड कीजिए, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स ये 15 से 16% पर एनम का रिटर्न देता है. फॉर 43 years भारत देश इज द ओनली कंट्री दैट आई नो ऑफ दैट हैज गिवन फॉर 43 years a compounded return of 16% per annum, 15-16% including dividends. No other country, not even America. America has probably given less than 10 as we speak. और ये कंसिस्टेंट दौर रहा है ऑफ इक्विटी रिटर्न्स, राइट. और लोग बोलते हैं भारत देश का टाइम आया है अब, राइट. और वो क्यों बोलते हैं ऐसा? सो अगर आप विश्व में देख लें, सो चाइना वॉज द ग्रोथ इंजन. चाइना इज अ $19 trillion इकोनॉमी. It used to grow at the fastest rate in the entire world. But now China is struggling to grow at 3%. There are reasons behind that. They are aging. 20% of the GDP was real estate driven, which is now overbuilt. That can no longer be a growth engine. Now they have become so large, US doesn't want to import as much from China. They want to restrict their trade with China, and so does Europe. By the way, exports is 20 to 25% of the GDP. तो अगर आपका 20% ऑफ GDP जो रियल एस्टेट है और 25% ऑफ GDP जो एक्सपोर्ट्स है, वहाँ चैलेंज है और कंजम्पशन बढ़ रही है. सो चाइना इज स्ट्रगलिंग टू ग्रो. यू नो दैट जापान इज स्ट्रगलिंग टू ग्रो. जापान इज एन एजिंग कंट्री, राइट. मान लीजिए आपके परिवार में 5 जन कमा रहे हैं, उनकी आमदनी 100 रुपया है, तो 500 रुपये की आपकी आमदनी होगी. अब 2 जन रिटायर कर जाते हैं, 3 जन कमा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन वो 300 का 350 हो सकता है, 500 नहीं हो सकता. तो उनकी GDP, बिकॉज उनके एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है, the number of people who are retiring to the number of people who are working, that proportion is coming down. So Japan is not growing. Europe, suddenly Europe, आपने ये यूक्रेन वॉर के बारे में सुना होगा. रशिया गैस सप्लाई करता था यूरोप को. जर्मनी ने सडनली रियलाइज किया कि पूरी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो तो बिकॉज ऑफ लो एनर्जी कॉस्ट that was coming from Russia. Now that my energy cost has gone up, am I competitive in manufacturing? Right? And they are also facing the same problem of demographics. So they are older people. अगर यूरोप चले जाओगे, you will see more 70-year-old people than 18-year-old people. Right? आते हैं अमेरिका पर. अमेरिका ने पोस्ट कोविड इतना पैसा गवर्नमेंट ने लगाया, इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. फिस्कल डेफिसिट जो उन्होंने खर्चा किया पोस्ट कोविड वाज द हाईएस्ट सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब उसको वो रिवर्स कर रहे हैं. तो वहाँ भी ग्रोथ चैलेंजेस हैं, राइट. मैंने आपको बताया चाइना, जापान, यूरोप और अमेरिका. आप ये 6 जोन को ले लें, दिस इज 65% ऑफ द वर्ल्ड GDP. वो स्ट्रगल कर रही है ग्रोथ के लिए. तो पूरे विश्व की आज नज़र भारत देश पर है. 50% of India's
population is less than 30 years old. All young people, right? Right? In our business. So more people are joining the workforce. हर साल 1 से 1.5 करोड़ लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं. डेमोग्राफिक्स हमारे फेवर में है और ये डेमोग्राफिक्स 2050 जब तक विकसित भारत न बन जाए तब तक हमारे हित में है. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज 1, 43 ईयर्स से भारत ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है. 2, गिवन वेयर द वर्ल्ड इज, पूरी नज़र वर्ल्ड की भारत देश पर है कि बॉस आप ग्रो करो, यू आर द ओनली ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लेफ्ट, विच इज $4 trillion in size, right? And the most reliable one. There is Africa, there is the Middle East, but they are, Middle East is kingdom of Saudi Arabia, kingdom of United Arab Emirates. These are not sustainable economies to bet on. That is a fear. And Africa, the geography and the political equations is full of disturbance. So the next 10 years, 20 years, 30 years belong to India. So you are at the right place at the right time. And so पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इक्विटी रिटर्न्स जो बनने वाले हैं 5-10 साल में, वो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव. एंड मैं 30 साल से धंधे में हूँ. मैंने मेरे जिंदगी में इतने सारे सेक्टर्स जो ग्रो करने वाले हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल में, मैंने नहीं देखे. राइट? आपका फाइनेंशियल सर्विसेज क्रेडिट टू जीडीपी 50% अभी भी बहुत लो है. राइट? आपका कंजम्पशन अभी तो शुरू हुआ है. राइट? आपका इंश्योरेंस, we need to be 4 times to come to world standards. Mortgage finance, we are at one of the lowest mortgage penetration in the world. Right? कोई भी धंधा आप ले लीजिए, सबको बहुत 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 बड़ा बनना है. राइट? रियल एस्टेट, हर एक चीज, कोई भी, यू पिक अप अ business and you'll see that the growth rate for the next 5-10 years can be very very large. So that is the other thing that I want to tell you about. Third, as far as today is concerned, you must know what cycles we have come from. हमारी एक साइकिल चली 2003 से 2008 तक. अगर आपको शायद पता नहीं होगा, बट एक सेंसेक्स 3000 से 21000 गया वो दौर में. 3000 से 21000 7 टाइम बाजार चला वो 4-5 साल में. और वो टाइम पर एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बूम हुआ. राइट? प्राइवेट सेक्टर लेड, जो फिर 2008 से डाउनटर्न आया. 17 लाख करोड़ की एनपीए हुए. बैंकिंग को सेक्टर को प्रॉब्लम हुआ. राइट? रियल एस्टेट कंपनियां उड़ गई, पावर कंपनियां उड़ गई, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत एक्सेसिव डेट में थे. सो वो उसके बाद 10 साल सिर्फ क्लीन अप हुआ. 2000 मान लीजिए 2009-10 से 2020 तक क्लीन अप हुआ. बैंक्स के बैलेंस शीट, वो एनपीए लॉसेस साफ करते गए, रीस्ट्रक्चर करते गए एसेट्स, कॉर्पोरेट्स अपना डेट पे करते गए. राइट? और वो लाइट हो गए, उन्होंने माना कि डेट नहीं लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और कोविड के बाद डिफरेंट गवर्नमेंट्स रिएक्टेड डिफरेंटली. मैंने आपको बताया अमेरिका ने अपनी बैलेंस शीट एक्सपांड करी और कंज्यूमर को पैसा दिया. इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा अगर इंडिया नहीं करेंगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. फॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उन्होंने कहा कि ज़्यादा देन मैं लोगों को फ्री पैसा दूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बांधूंगा. तो उन्होंने रोड्स बनाना शुरू किए, ट्रेन्स बनाना शुरू किए, रेलवेज. राइट? एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर एक्सेट्रा. दे सेड आत्मनिर्भर करेंगे, डिफेंस प्रोडक्शन इन हाउस लाएंगे.
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लगाएंगे इंडिया में, सो उसको हम इंडिया में लाएंगे, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमारा एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर बूम शुरू हुआ है। द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एट अ 20-year हाई। सो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी ली है कि मैं निवेश करूंगा, 80 करोड़ लोग को वो फ्री खाना दे रहे हैं, लेकिन दे हैव अडॉप्टेड दिस साइकिल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड जो रियल एस्टेट साइकिल भी थी, जो भी फ्लैट थी फॉर 10 साल, 2010 से लेकर 2020 तक, वो भी अपटर्न में आ गई है। और ये अपटर्न जो चलता है वो 1-2 साल की साइकिल नहीं होती, ये 5-7 साल चलती है। तो आज का जो दौर देख रहे हैं आप, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन, जहां रियल एस्टेट, पावर, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, all these investment related items, railways, roads, all of these are now starting to kind of move up. So this is, so जो दौर में हम गुजर रहे हैं, ये स्टार्ट ऑफ द साइकिल है, राइट, और ये स्टार्ट ऑफ द साइकिल 5-7 साल चलती है। सो ये अभी तो हमने शुरुआत की है। तो आज की तारीख में लोग बोलते हैं क्या आपकी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है? तो क्या है ये, अब इकोनॉमिक साइकिल शुरू हुई है, उसका मतलब क्या है, प्रॉफिट की साइकिल अब शुरू हुई है, राइट। तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा। यस, वैल्यूएशंस थोड़े हमारे एक्सपेंसिव हुए हैं, लेकिन अगर वो करेक्ट भी हो गए तो क्या होगा, हमारी प्रॉफिट की साइकिल जो ऊपर जा रही है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी। बिकॉज योर पी से डिसाइड होता है ना मार्केट कि एक्सपेंसिव है या चीप है, वो पी कम होते जाएगा क्योंकि ईपीएस बढ़ते जाएगा। पी किसका फंक्शन है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस बढ़ गया, मार्केट प्राइस नीचे आई, पी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो एज यू मूव फॉरवर्ड, ये आपकी इकोनॉमिक साइकिल का दौर अभी जो शुरू हुआ है वो इज द स्टार्ट। और अगर वैल्यूएशंस कम भी हुए तो उसका यू शुड नॉट वरी टू मच, बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ अ साइकिल। सो मैं आपको बता दूं, ये क्वालिटी ऑफ दिस साइकिल इज वेरी वेरी गुड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो हम बिल्ड करने जा रहे हैं वो आपको क्वालिटी समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एज अ कंट्री। सो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। एप्पल कंपनी है, सबने सुना होगा, राइट, $3 ट्रिलियन कंपनी है। उनका पूरा प्रोडक्शन चाइना में था। कोविड आया, चाइना के जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट है। उन्होंने कहा कोविड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सबसे ज़्यादा डर उनको वो रहता है कि सोशल अगर प्रॉब्लम आ गए तो हमारे गवर्नमेंट को कहीं वो टर्न ना कर दें, बिकॉज इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दीज आर कम्युनिस्ट, दे आर सेल्फ रूलर्स, not like our governments. We elect our leaders. Those are not elected people. So they are very very afraid कि social problems नहीं होने चाहिए। And they said, oh my God, if there is COVID, I don't want social unrest. If this spreads, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, people are forced out of their homes in China, etc., etc. I don't want this to become a social problem. So they closed the economy down. Now you imagine if you are Tim Cook, you are $3 billion in market cap, and आपके पास production नहीं है. You are 100% dependent on China. How afraid you would be. They decided, बॉस हमको यहाँ से 100% डिपेंडेंस चाइना में नहीं चाहिए. They have come to India, right, to set up production. Their target is सिर्फ Apple, $45 billion of electronic manufacturing services in the next few years. That is the change that is taking place in developing this ecosystem. उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं लोग, आपने सुना होगा अभी टाटा इज सेटिंग अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट. सिर्फ 5 या 6 कंट्रीज हैं देश में जो सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप कर रही हैं, हम उनमें से एक हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है.
तो उसकी एक मैं एनालॉजी देना चाहूँगा। इसका मतलब क्या है, आपने एक अच्छी किताब है मारुति स्टोरी, राइट। जब मारुति आया 1983 में, एक्चुअली वो बाय एक्सीडेंट आया। ये अगर आपको याद हो, संजय गांधी, यू नो, ही वॉज द सन ऑफ इंदिरा गांधी, ही डाइड इन अ plane accident. His dream was that we should start a small car project. So once he died, Indira Gandhi said, find people who will set up a small car project in the country. So they went to various manufacturers. They went to Renault. Renault ने कहा हमारा सेकेंड हैंड प्लांट है, आपको चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो नहीं, सेकेंड हैंड नहीं चाहिए। दे वर टॉकिंग टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई एक स्टॉल में गए, वहाँ सुजुकी मिले, सुजुकी का कोई जनरल मैनेजर मिला, उनको पूछा आपको कोई इंटरेस्ट है भारत देश में स्मॉल कार प्रोजेक्ट लगाने की? नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाओ यहाँ। तो दे वर डिसअपॉइंटेड, दे डिडंट नो व्हाट टू डू। तब तक आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, फियाट और एम्बेसडर गाड़ियाँ चलती थी भारत देश में, राइट। बाय एक्सीडेंट मिस्टर सुजुकी गॉट टू नो कि बॉस ऐसी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट इज विलिंग टू सब्सिडाइज ए कार प्लांट इन इंडिया। Then he came to India. He said, boss, I am interested. Why did you not contact me? So they said, we contacted you in your, you know, somewhere in your exhibition, and nobody was showed any response. So he said, no, I am interested. So it was almost by accident that Suzuki came. But when Suzuki came, they are a Japanese company. कार में इतने सारे पार्ट्स लगते हैं आज के ICE इंजन्स के कार में, जो पेट्रोल या डीजल के होते हैं, वो इलेक्ट्रिक के नहीं, कि हर एक जन का एक सप्लायर होता है। सुमितोमो, राइट, मित्सुबिशी, ऑल ऑफ दीज पीपल। तो उनके साथ साथ वो ऑल दीज सप्लायर्स को ले आए, राइट। और उन्होंने कहा ये भारत देश के ऑटो एंसिलरीज को आप सिखाइए जस्ट इन टाइम क्या होता है। आपने सुना है जस्ट इन टाइम, राइट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, कि एक आज 100 रुपये में बना रहे हो, राइट, आप उसको ये अब नेक्स्ट ईयर से 90 रुपये में बनाइए। आपके एक ये 100 में से अगर 10 पार्ट आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से 1000 में से एक पार्ट रिजेक्ट होना चाहिए। सो दे टॉट all of these people how to make manufacturing output. Today 45% of our manufacturing is automobile. Today we have world champions. Bharat Forge का नाम सुना है? Motherson Sumi, Sundaram, they have become global leaders in exporting auto ancillary. We are also one of the largest exporters of car. This was the ecosystem that was built on automobile. Coming of Apple and setting up of semiconductor and giving all the PLI benefits to electronic manufacturing will mean we will set up a huge, large electronic base in the country. Do you know how much exports of electronics that China does? $1 trillion. Right? So, lot of this is going to develop. Apart from that, we are moving into alternate energy, wind farm, solar farms, making own solar equipments. All of that is going to be done in India. Do you know which was the largest importer of defense in the world? India, $11 billion. All of this is going to be made in India. There are 300 items which have been banned by the government of India to be imported. घर में बनाओ। So, आपको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So many things are now going to be made in India. Railways, railway stocks, right? All of this is being made in India. And the demand for all this over the next 3-5 years is not only going to be for the domestic market, but we are going to start exporting all of this. So you are at the early stage of the manufacturing cycle, and you know a lot of areas, and that is so. कोई बोले ना अगर कि यार ये 20 PA 18 होता तो मैं ले लेता, they are missing the point. आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? They are missing the point of what kind of an opportunity
they are sitting on in terms of growth rates for the next 5 or 10 years, right? So इसलिए मैंने शुरुआत की कि you are at the right place at the right time. अगर एक चीज़ आप समझ सको जो मैं बोल रहा हूँ, that itself will be enough in terms of the conversation. So that's as far as the big picture. I mean, I can go on and on, but I think आपको broad idea आ गया कि we are at the right place at the right time. In India में बहुत कुछ होने वाला है. Domestic production, domestic capital expenditure cycle is at the start. People should not miss out this advantage. Equity returns, which have been so strong for 43 years, they are going to continue to be strong for the next 5, 10, 15 years. And the entire world is looking to India कि भाई आप grow हो जाओ, because nothing else is growing. So India is going to be one of the hottest market for foreign investors as you move forward. आते हैं शॉर्ट टर्म पे. आज की तारीख में लोगों को लगने लगा है कि हमारे वैल्यूएशंस क्या बढ़ गए हैं कि नहीं. सी अगर आप ये निफ्टी का एवरेज देखें, करीबन मान लीजिए 17-18 टाइम पी इज द 10 ईयर रेंज. आज हम 20 टाइम पर हैं. क्या हम सस्ते हैं? नहीं. हमारे मार्केट्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, हम थोड़े महंगे हो गए हैं. लेकिन अगर आप अपना पीक देखें तो 23-24 टाइम्स का पीक है. अक्टूबर 21 में इट वाज अबाउट 23 टाइम्स, जो अभी रिसेंट पास्ट. सो आर वी एन एक्सपेंसिव मार्केट? द आंसर इज नो. आर वी इन अ बबल? नॉट इन द लार्ज कैप्स, राइट? सो दैट इज वन टेक अवे दैट you should have. See, this is mid cap. Yes, foreign investors have not come into this market, but domestic investors have invested a lot in the Indian equity markets, right? Fund flow continuously आते रहे हैं, and इसका impact सबसे ज़्यादा हमने mid cap और small cap में देखा है. साथ साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि वहाँ मेरे ख्याल से एक तरह का ओवर एंथुजियाज्म हो गया है. वो हमको मान लेना चाहिए कि यहाँ, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी भी कम होती है. मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है, जब तेज़ का बाजार होता है, तेज़ के बाजार में जो इंक्रीमेंटल मार्जिनल बायर है, जो नया जिसको 5,000 शेयर और लेना है, वो प्राइस डिसाइड करता है, क्योंकि कोई बेच नहीं रहा होता है. और जब मंदी आती है तो इंक्रीमेंटल जो इसको 5,000 शेयर बेचने होते हैं, वो प्राइस डिसाइड कर रहा होता है, बिकॉज किसी को लेना नहीं है, राइट? सो वॉलेटिलिटी इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप टेंड्स टू बी हायर because the liquidity of the portfolio of those companies tends to be less than the large caps, right? So जब तेज का बाजार है, this is a bull market, right? Why do I call it a bull market? आपने मार्च 23 से देखा है कितने सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है? आप मुझे सेक्टर्स बता दीजिए जिसने नहीं पार्टिसिपेट किया. ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसी, फार्मास्यूटिकल, telecommunication, insurance, capital goods, power, right? आप जो नाम लीजिए, every sector has participated on this rise. What does that tell me? It's a very strong market. It's a bull market. आपको पता है एक मैग्निफिसेंट 7 का दौर चल रहा है अमेरिका में. 7 stocks are determining the entire trajectory of the US. Based on artificial intelligence. NVIDIA का नाम सुना होगा, right? So NVIDIA hitting a new high, except Tesla जो अब नीचे जा रहा है, but हर other stock जो ये Magnificent 7 में है, Microsoft, Google, सब new high पर हैं, right? By the way, there are a lot of markets which are new high in the world today. Germany, France, US, Japan, आपने हाल ही में सुना होगा, Japan is also at a new high. It just crossed the level it was there in 1989. So the point I'm making is that is a weak market. अगर 7 कंपनी आपका पूरा मार्केट चला रही है, उसको वीक मार्केट बोलते हैं. अगर ये इतने ब्रेथ ऑफ कंपनीज आपका पूरा मार्केट चला रही हैं, तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग मार्केट. इनफैक्ट इट्स अ बुल मार्केट.
और मैंने कहा कि अभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत हुई है, राइट, और ये 5-7 साल का दौर चलने वाला है ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल. सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग मार्केट. बट येस, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर एंथुजियाज्म है. और मेरे ख्याल से ये जो नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनको कॉशन बरताने की ज़रूरत है. सो हम जो ये सेम है जो मिड कैप में है वो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में भी है. एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न, दे आर एट द हायर एंड एंड देयर इज़ अ नीड टू बी सेलेक्टिव. एज अ फंड मैनेजर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ. बुल मार्केट में क्या होता है, अच्छी कंपनियां भी ऊपर जाती हैं और वीक कंपनियां भी ऊपर जाती हैं. जो मुझे लगता है कि वीक कंपनी है या उसकी एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी नहीं है, उसको मैं स्वाहा और बाय गुड कंपनीज, स्ट्रांग कंपनीज, राइट. बट मैं मार्केट में अभी भी इन्वेस्टेड हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता ये बबल है. स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट बट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज व्हाट आई एम डूइंग एज अ फंड मैनेजर, राइट. दिस is Warren Buffett's favorite indicator, right? But it's at a high. I've already told you which companies and sectors that we are betting on. हमारा as far as ITI is concerned, मैं आपको पहले दो चीज़ें आपको ITI के बारे में बता दूं. We are promoted by Mr. Sudhir Walia. He is the co-founder of Sun Pharma. That is a $30 billion pharmaceutical company. शायद $35 billion है. Largest, one of the most successful pharma companies in the country. It was a startup 35 years ago. ये उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज का इनिशिएटिव है जहाँ एसेट मैनेजमेंट है. तो हम उसमें एक ITI म्यूचुअल फंड भी है जो 4 साल पहले शुरू हुआ और अब 6,500 से 7,000 के बीच में हमारा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है. आई थिंक लास्ट 18 महीने से अगर हमारा परफॉर्मेंस देखें, 20 महीने से परफॉर्मेंस देखें तो हमने द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वार्टाइल 1 फंड्स एक्सेप्ट अनदर फंड हाउस हमारे हाउस से हैं, ऐसा मेरा मानना है. तो हमारी परफॉर्मेंस अक्रॉस फंड्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली. और सिर्फ एक या 2 फंड मैनेजर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं. मैं खुद भी 2 फंड मैनेज करता हूं, पर मेरे पास हम टोटल 6 फंड मैनेजर्स हैं. हर एक जन के पास अलग अलग स्कीम्स हैं और हर एक अलग अलग स्कीम क्वार्टाइल 1 में है. तो ब्रेथ काफ़ी है हमारे एज फार एज ITI म्यूचुअल फंड इज कंसर्न. और एक म्यूचुअल फंड में हमको जो दिखता है वो एडवांटेज है कि बिकॉज हम इतने छोटे हैं हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप का लाभ ले सकते हैं, राइट. जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए सब जहां एक्टिविटी है और जहां नेक्स्ट 5-7 साल 10 साल अच्छे लग रहे हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है. आपने सुना होगा HDFC बैंक कुछ नहीं कर रहा, TCS कुछ नहीं कर रहा, हाँ, हिंदुस्तान लीवर कुछ नहीं कर रहा, नेस्ले कुछ नहीं कर रहा, एशियन पेंट्स कुछ नहीं कर रहा, पीडीलाइट कुछ नहीं कर रहा. तो पैसे कहाँ बन रहे हैं इतना. इंडिया, मेरे पास एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके पास 2 शेयर हैं, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस. बोलता है कहाँ तेजी है बाजार में यार, मेरे तो पैसे ही बने नहीं इंडिया में, राइट. सो बट जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है, राइट. और उसका लाभ हम ले सकते हैं बिकॉज हम छोटे हैं. एक उदाहरण देता हूँ, फ्लेक्सी कैप. नॉर्मल फ्लेक्सी कैप कोई भी उठाकर देख लीजिए, उनके पास 80-85% लार्ज कैप होंगे. हमारे पास 40-50% मिड कैप और स्मॉल कैप है बिकॉज हम छोटे हैं. तो हम ये स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्चुअल फ्लेक्सी कैप में लाभ ले सकते हैं और इसीलिए हमारा फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेटर वंस है. आप देख लीजिए कहाँ है रैंकिंग में, बट वन ऑफ द बेटर वंस है. तो ये एक एडवांटेज भी है हमारे साथ कि हम स्टॉक पिकर्स हैं, हमारी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और अन्य फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन एज अ हाउस वी कैन टेक एडवांटेज
of the story which is India. It is not happening in the large caps of the names that I mentioned. It is happening in the mid caps and small cap. Defense companies कहाँ हैं? Mid caps and small caps हैं. Electronic manufacturing services companies कहाँ हैं? हाल ही में एक कंपनी को मिला मैं बेंगलोर में, एक्चुअली दो कंपनियों को, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 6 साल में ट्रिपल हुआ है, लास्ट नेक्स्ट 5 साल में वापस ट्रिपल होगा. कहाँ है ये सब? मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, राइट. लॉट ऑफ द पावर कंपनीज कहाँ हैं? मिड कैप्स, स्मॉल कैप, पावर इक्विपमेंट कंपनीज पर्टिकुलरली. सो इसका लाभ हम एज अ फंड हाउस ले सकते हैं. दैट इज द एडवांटेज दैट वी हैव एज ए हाउस, एंड दैट इज द ट्रैक्शन दैट यू आर सीइंग in our funds, why so many of our funds are really doing well, right? So what is our advice as we move forward? मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत एक excess enthusiasm है mid caps and small caps में. तो हमारी राय ये है कि अगर किसी को बल्क इन्वेस्ट करना है पैसा, तो या तो बैलेंस एडवांटेज फंड में डालें या लार्ज कैप में डालें, जहाँ मुझे नहीं लगता अभी भी बबल है. लेकिन किसी को अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का लाभ लेना है, और जो लेना चाहिए, बिकॉज इंडिया स्टोरी वहाँ हो रही है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 ईयर्स में मिड कैप और स्मॉल कैप आपको एक्सेस अल्फा देंगे ओवर लार्ज कैप. लेकिन उसको इस वक्त स्टैगर करना चाहिए. कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसको बोलो 50% लमसम लगा दे, और बाकी का 50% आप 3 months 6 months डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर आप उसको स्टैगर करिए. सो लमसम डालना है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, बैलेंस एडवांटेज लार्ज कैप. कंजर्वेटिव नहीं है, एग्रेसिव है, उसको मिड कैप स्मॉल कैप की स्टोरी खरीदनी है, या तो आप स्टैगर पूरा कर दीजिए या सम पार्ट आप लमसम में डालिए और उसको बाकी का बोलिए कि आप इनको आप स्टैगर कर दीजिए. दैट इज आवर एडवाइस टू यू नो एज यू मूव फॉरवर्ड. बट टू कंक्लूड, I would say you're at the right place at the right time. The cycle has just begun. People worry if the markets are at 20 times expensive or not. They are missing the big picture of what equity returns are yet to be made. And like I said, I have never seen so many businesses with such promises. So don't forget to play the India story. And that is, if that's the only one thing that you take away, I think I would have done my job.